हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का पेपर सेकंड में स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, अर्थात वैश्वीकरण तथा उसका कृषि पर प्रभाव। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो बच्चों, वैश्वीकरण या विश्वीकरण का अर्थ है विश्व में चारों ओर अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण। क्या है? चारों ओर अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण। यह एकीकरण मुख्य रूप से व्यापार तथा वित्तीय प्रवाहों के माध्यम से होता है। व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह या निवेश, इसको आप वित्तीय प्रवाह भी कह सकते हैं या निवेश भी कह सकते हैं। तो व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह या निवेश के साथ साथ श्रमिकों तथा टेक्नोलॉजी की भी आवागमन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार होता है। वैश्वीकरण के आर्थिक के अतिरिक्त सांस्कृतिक, राजनीतिक एक परिदृश्य संबंधी आयाम भी हैं। तो मैंने आपको बताया, इसमें वैश्वीकरण के आर्थिक के अतिरिक्त सांस्कृतिक और राजनीतिक एक परिदृश्य संबंधी आयाम भी हैं। वैश्वीकरण शब्द 1980 के दशक के आम बोलचाल की भाषा में आया था। घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियाँ क्रिया करती हैं, उन्हीं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही भूमंडलीकरण कहलाता है। आप इसको ग्लोबलाइजेशन कह लें, आप इसको वैश्वीकरण कह लें, या आप इसको भूमंडलीकरण कह लें। तो ये मैंने आपको बताया वैश्वीकरण का अर्थ क्या है ना। और ये शब्द कब चला, प्रचलन में कब आया, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैश्वीकरण और भारत। तो भारत का बाजार एक बंद बाजार था। ये बात मैंने आपको बताई कि भारत का बाजार एक बंद बाजार था, जिसमें तकनीक विदेशों से आया करती थी। ठीक है, टेक्निक कहाँ से आती थी? फॉरेन से आती थी, विदेशों से आती थी, परंतु प्रबंध नहीं आता था। टेक्निक तो आ गई और प्रबंध मैनेज आपको करना है। किसको करना है? मैनेज करना है भारत को। तो यही बात इसमें बताई जा रही है कि भारत का जो बाज़ार है वो बंद बाज़ार था, जिसमें टेक्निक विदेशों से आती थी परंतु प्रबंध नहीं आता था। लेकिन इस नीति के लागू होने से अनेक बहुराष्ट्रीय निगम भारत आने की तैयारी में हैं। कई बहुराष्ट्रीय निगम जो पहले भारत की नीति के कारण यहाँ से चले गए थे, जैसे कोक है, कोला है, वह IBM है, ये सब भारत में दोबारा से फिर आ गए। ये चले गए थे पहले और फिर से भारत में दोबारा से आ गए। यहाँ पहले से भी कई निगम हैं जो कार्यशील हैं, जैसे ABB, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लिप्टन, मदुरा कोट्स इत्यादि। ये मैंने आपको कुछ निगम बताए हैं जिनके नाम है ABB है, प्रॉक्टर है, प्रॉक्टर एवं गैम्बल है, लिप्टन है, मदुरा कोट्स है। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं।
भारत में 20 उद्योग ऐसे हैं जहां नवीन आर्थिक नीति के लागू होने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का असर तेजी से बढ़ा है। कितने उद्योग हैं? 20। जहां क्या हुआ है? नवीन आर्थिक नीति के लागू होने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का असर, प्रभाव तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ। हिंदुस्तान लीवर समूह ने प्रतिस्पर्धी टाटा ऑयल मिल्स सहित कई कंपनियों को अपने समूह में ले लिया है। किसने? हिंदुस्तान लीवर ने। हिंदुस्तान लीवर समूह ने प्रतिस्पर्धी टाटा ऑयल मिल्स सहित कई कंपनियों को अपने समूह में ले लिया है। इसी प्रकार देखिए, आइसक्रीम बाजार में भी लीवर समूह द्वारा क्वालिटी द्वारा बनाए गए बाजार के सहारे बॉल्स को जमाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉल्स ने भारतीय क्वालिटी आइसक्रीम को खरीद ला है। क्वालिटी नाम की जो आइसक्रीम आती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस कंपनी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैश्वीकरण में और क्या क्या चीज़ है। तो इसी उसमें देखते हैं, इसी क्रम में बजाज ऑटो के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राहुल बजाज और आरपीजी इंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष संजीव गोयनका ने बताया कि विदेशी कंपनियां अपेक्षाकृत कम कीमत अदा करके भारतीय बाजार पर कब्जा जमा रही हैं। ठीक है, इनका कहना है कि उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्रबंध कौशल, निर्यात वृद्धि आदि का जो आंकलन किया गया था, वे खरे नहीं उतरे हैं, बल्कि इससे कई क्षेत्रों में स्वदेशी उपकरण नष्ट हो गए हैं। ये हमारा लॉस है। और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों ने बिना ज़्यादा निवेश के ही बाजार पर संपूर्ण कब्जा कर लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। नवीन आर्थिक नीति को अभी 20 वर्ष हुए हैं, अतः उसका प्रभाव देखने में थोड़ा और समय लगेगा, परंतु ये सत्य है कि इस नीति ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। सरकारी नियंत्रणों में ढील हुई है, भूमंडलीकरण में वृद्धि हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और अनेक उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। तो ये सारी बातें विचारणीय हैं और हमें इन पर ध्यान देना पड़ेगा। उपरोक्त विचार के विपरीत कौशिक बसु की धारणा है कि वैश्वीकरण बाधाओं की तुलना में अधिक अवसरों का सृजन करता है। ऐसा किसका मानना है? कौशिक बसु का मानना है। वैश्वीकरण वाद विवाद का एक ऐसा मुद्दा बन गया है, जो इसके पक्ष हैं वे इसके लाभ की बात बिना किसी संयम के करते हैं और जो इसकी आलोचना करते हैं वे भी बिना किसी संयम के ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सही मुद्दे तक या सही सार नहीं निकाल पाते हैं। वैश्वीकरण में कुछ दोष हो सकते हैं, फिर भी कुल मिलाकर ये वांछनीय है। इस समय की मांग है। इसकी एक कमजोरी यह है कि ये प्रजातंत्र को खा जाता है। प्रजातंत्र इस बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जब तक प्रत्येक देश में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते रहे, प्रजातंत्र का यह महत्वपूर्ण पक्ष संतुष्ट होता रहा है। पुराने ज़माने में दूसरे देश में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वैश्वीकरण के कारण दूसरे देश में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि वित्तीय प्रवाह को रोक दिया जाए, बात खत्म। क्या किया? सेना नहीं भेजी, वित्तीय प्रवाह यानी वित्तीय निवेश को रोक दिया। व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, पर्याप्त है। अतः अन्य कई प्रकार से दूसरे देश में जीविका उपार्जन को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे जैसे विश्व निकट आता जाएगा,
दूसरे देश के मामले में दखल देने के अधिक उपाय खोजे जा सकते हैं और इन सभी का असर प्रजातंत्र को कम करने पर होगा। वैश्वीकरण के अनेक लाभ भी हैं, उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। पूंजी के प्रभाव को मान लें कि भारत में निवेश का एक नया अवसर खुलता है। वैश्वीकरण के पूर्व केवल भारतीय ही इस पर निवेश कर सकते थे और ऐसा वे उसी सीमा तक कर सकते थे जिस हद तक उनके पास निवेश के लिए मुद्रा थी। भाई जितनी होगी उतना ही तो निवेश करेंगे, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस परियोजना का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी के कारण हमको इस परियोजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन वैश्वीकरण की स्थिति में दूसरे देशों के लोग इस परियोजना पर खर्च कर सकते हैं और उससे हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, भारतीयों को भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का लाभ मिलेगा। इस प्रकार वैश्वीकरण से विश्व में कहीं भी निवेश के अवसरों के सृजन से लाभ मिलेगा। यही बात व्यापार तथा कृषि के विषय में भी कही जा सकती है। लेकिन वैश्वीकरण से संपूर्ण जनसंख्या को लाभ नहीं मिल सकता, ये बात भी हमको सोचनी है। लाभ मिल रहा है लेकिन संपूर्ण जनसंख्या को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ लोगों को नुकसान भी इससे होगा। जैसे उन श्रमिकों को जिनकी छटनी तो हो जाती है, अब वो कहाँ जाएंगे। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप की ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। तो आज मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया क्या वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का मैंने आपको अर्थ बताया, फिर मैंने आपको वैश्वीकरण का और भारत दोनों का जो संबंध है, जो स्वरूप है, वो बताया। इसके साथ मैंने आपको वैश्वीकरण की का लाभ बताया और उसके साथ ही मैंने आपको वैश्वीकरण की हानि से भी परिचित कराया। तो इस तरह ये टॉपिक मैंने आज आपको समझाया। आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मुझे ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।